दोस्तों, वेलकम टू डेवऑप्स आर्टिकल यूट्यूब चैनल। एडब्ल्यूएस हिंदी वीडियो सीरीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बने रहिए, जुड़े रहिए डेवऑप्स आर्टिकल के साथ और सीखते रहिए एडब्ल्यूएस क्लाउड हिंदी में आसानी के साथ। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप youtube.com पे जाएँगे, तो यहाँ पे आप डेवऑप्स आर्टिकल नाम से सर्च कर सकते हैं और आपको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो डेवऑप्स आर्टिकल नाम से हमारा यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ। और इसके अलावा दोस्तों DevOpsArticle.com से हमारा एक वेबसाइट है जिसमें हम डेवऑप्स टूल, लिनक्स, नेटवर्किंग, फायरवॉल, डेटाबेस, क्लाउड इन सारी चीज़ों के बारे में हम आर्टिकल लिखते रहते हैं और ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। आप इसको स्टेप बाय स्टेप रीड कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आर्टिकल आपके लिए। और दोस्तों इसके अलावा आप डेवऑप्स आर्टिकल का फेसबुक पेज अवेलेबल है और डेवऑप्स नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटी के नाम से एक फेसबुक ग्रुप भी अवेलेबल है। आप इस ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं और आपका नॉलेज शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों डेवऑप्स आर्टिकल के साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों आज का जो वीडियो है बीपीसी कंपोनेंट्स का, ये हमारा दूसरा वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग ये जो हमारे इम्पोर्टेंट बीपीसी कंपोनेंट्स है जिसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, पेयरिंग कनेक्शन, सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, बीपीसी एंड पॉइंट्स एंड इलास्टिक आईपी एड्रेस। दोस्तों इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं वर्चुअल प्राइवेट गेटवे के बारे में। क्या है वर्चुअल प्राइवेट गेटवे? वर्चुअल प्राइवेट गेटवे आर वीपीएन कंसंट्रेटर on AWS side of the VPN connection between the two networks, right? So VPG जो होता है वो AWS के एंड पे होता है। जब भी आपको आपके फिजिकल डेटा सेंटर को AWS के साथ कनेक्ट करना होता है, उस टाइम पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो AWS हमें VPG प्रोवाइड करता है और उसको यूज़ करके हमारा जो प्राइवेट ऑफ़िस हो सकता है या फिर हमारा प्राइवेट डेटा सेंटर हो सकता है, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये VPC सबनेट है AWS के अंदर, ये VPC है और इसके अंदर ये अवेलेबिलिटी ज़ोन है 2 और ये राउटर के साथ कनेक्ट होके यहाँ पे देखिए वर्चुअल प्राइवेट गेटवे लगा हुआ है और ये वर्चुअल प्राइवेट गेटवे को ये सीजी है। यहाँ पे दूसरे साइड में अगर आप देखेंगे तो ये कस्टमर का डेटा सेंटर है या फिर किसी का भी हो सकता है। तो सीजी लगा हुआ है, मतलब कस्टमर के एंड कुछ भी डिवाइस हो सकता है, वो फायरवॉल हो सकता है, वो राउटर हो सकता है, जिसमें वीपीएन का फीचर अवेलेबल हो, राइट? तो ये सीजी यहाँ पे लगा हुआ है और सीजी और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे यानी कि वीपीजी, इन दोनों को आपस में वीपीएन कनेक्शन से जोड़ा गया है, राइट? तो वीपीजी का मेन यूज़ यही है, एडब्ल्यूएस हमें इसको इसीलिए प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने फिजिकल डेटा सेंटर को कनेक्ट कर सकें। तो बस आप इतना सिंपल डेफिनेशन इसका याद रखें कि वीपीजी हमें क्यों यूज़ करना है, राइट? तो आगे डिस्कस करते हैं वीपीजी सपोर्ट बोथ डायनामिक राउटिंग विद पीजीपी एंड स्टैटिक राउटिंग। तो इसमें अगर हम वीपीजी करेंगे तो राउटिंग की बात आती है, तो ये वीपीजी जो होता है वर्चुअल प्राइवेट गेट है, ये हमें डायनामिक बीजीपी एंड स्टैटिक राउटिंग को सपोर्ट करता है, राइट? तो थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं वीपीजी के फीचर्स के बारे में। वीपीजी इज़ द एडब्ल्यूएस एंड ऑफ द वीपीएन टनल। तो जैसे कि डिस्कस किया कि वीपीजी जो होता है एडब्ल्यूएस हमें प्रोवाइड करता है, तो उसके एंड में ये लगा होता है। CG is hardware और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन द कस्टमर साइड ऑफ द VPN। जैसा डायग्राम में हम देख रहे हैं कि कस्टमर एंड पे ये CGW यानी कि कस्टमर गेटवे होता है, जो VPN इनेबल डिवाइस होता है और वो कुछ भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है, फायरवॉल भी हो सकता है और कोई और डिवाइस हो सकता है जिसमें VPN का फीचर अवेलेबल हो, राइट? A VPN connection consists of two tunnels of higher availability to the VPC, right?
तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो वीपीएन कनेक्शन है इन दोनों के बीच में कस्टमर के डेटा सेंटर और एडब्ल्यूएस के क्लाउड के बीच में 2 वीपीएन टनल बन जाते हैं हाई अवेलेबिलिटी के लिए, राइट? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पेयरिंग कनेक्शन के बारे में। So a VPC pairing connection is a network connection between two VPCs that enable you to route traffic between them using private IPv4 address or IPv6 address. So इसका मतलब क्या है? VPC pairing is a network methodology या फिर नेटवर्क टेक्निक कह लें आप, जिसको यूज़ करके पेयरिंग कनेक्शन हमें ये फीचर मिलता है, प्रोवाइड होता है कि जिसमें हम ट्रैफ़िक को राउट करा सकते हैं, राइट? सो पेयरिंग कनेक्शन यही एक टर्म्स है एडब्ल्यूएस वीपीसी के अंदर, जिसको इस्तेमाल करके हम 2 वीपीसी को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं, उसको राउट करा सकते हैं, राइट? और वो वीपीसी चाहिए आप जैसे डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे 2 वीपीसी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, वीपीसी ए और वीपीसी बी। तो ये देखिए यहाँ पे सबनेट अलग-अलग है, राइट? ये 10 के सीरीज़ का सबनेट है, ये 172 के सीरीज़ का सबनेट है और बीच में देखिए बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन लगा हुआ है। तो ये एक फीचर एडब्ल्यूएस हमें प्रोवाइड करता है जिसको यूज़ करके हम अ दोनों अलग-अलग बीपीसी के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है जिसका मतलब ये है कि अगर वीपीसी अगर सबनेट अगर वीपीसी के अंदर हमारे सबनेट होते हैं तो विदिन द वीपीसी जितने भी हमारे सबनेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेट कर लेते हैं क्योंकि वो एक ही सबनेट का पार्ट होते हैं, राइट? अगर 10.0.0.0/16 की बात करें तो जितने भी सबनेट होंगे वो एक दूसरे के साथ बाय डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेट कर लेंगे बिकॉज़ वो एक ही सबनेट का पार्ट होते हैं, राइट? सिमिलर वे यहाँ पे 172.31.0.0 इसके अंदर जितने भी सबनेट हम बनाएँगे यहाँ पे 0.8 का ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे 1.0 बनाता हूँ, 2.0 बनाता हूँ, 3.0 बनाता हूँ, 5.0 बनाता हूँ, तो वो एक ही सबनेट का पार्ट होंगे इसके अंदर, राइट? तो वो आपस में बाय डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेट कर लेंगे। तो जो वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आप खुद के अकाउंट के अंदर आप अलग-अलग वीपीसी बना के उन दोनों में पेयरिंग करा सकते हैं या फिर पेयरिंग कनेक्शन हमें अलग-अलग एडब्ल्यूएस अकाउंट में भी सपोर्ट करता है। मान लीजिए मेरा एक वीपीसी एडब्ल्यूएस अकाउंट है और किसी और का एक एडब्ल्यूएस अकाउंट है, जिन दोनों के बीच में आपको कम्युनिकेशन कराना है, पेयरिंग कराना है, तो वो आप करा सकते हैं। तो वीपीसी जो है वो विदिन द एडब्ल्यूएस अकाउंट और किसी और के एडब्ल्यूएस अकाउंट के लिए भी सपोर्ट करता है, शेयरिंग के लिए, राइट? तो जो लास्ट पॉइंट है वीपीसी कैन बी डिफरेंट रीजन्स मतलब अलग-अलग रीजन के लिए वो सपोर्ट करता है। आप वीपीसी पेयरिंग अलग-अलग रीजन में भी करा सकते हैं, राइट? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों आप जान लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वीपीसी के लिहाज से आप इसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सिक्योरिटी ग्रुप एक फायरवॉल होता है और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट एज़ एन वर्चुअल फायरवॉल फॉर योर ईसीटी इंस्टेंस टू कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। इसका मतलब ये है कि ये फायरवॉल की तरह काम करता है लेकिन ये सबनेट लेवल पे काम करता है। हमारे सबनेट में जितने भी मशीन्स होंगे, जितने भी सर्वर्स होंगे उसके ऊपर हम सिक्योरिटी ग्रुप को अप्लाई करते हैं। Inbound rules control the incoming traffic to your instances and outbound rules control the outgoing traffic from your instances। तो इसका मतलब ये है कि हम सिक्योरिटी ग्रुप जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें 2 टाइप्स के रूल हमें कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। एक तो इनकमिंग ट्रैफिक के लिए और दूसरा आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए। तो हम उसमें वो रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। When you launch an instance, you can specify one or more security groups। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अलग-अलग सिक्योरिटी ग्रुप इस्तेमाल करना चाहते हैं, अलग-अलग इंस्टेंस के लिए, अलग-अलग सर्वर्स के लिए, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। If you don't specify a security group, Amazon EC2 uses the default security group। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर हम सिक्योरिटी ग्रुप अगर हम 2 सर्वर बनाते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्वर जो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के साथ अटैच है और अगर हम दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं जिसको हम सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बनाते हैं, नहीं देते हैं उसको, तो वो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है।
तो हम कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब हम जब भी सर्वर बनाएँगे, जब भी इंस्टेंस बनाएँगे, तो उसके लिए हम सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं, या फिर अ, एक ही सिक्योरिटी ग्रुप हम मल्टीपल मशीन्स के लिए, इंस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। You can add rules to each security group that allow traffic to or from its associated instance. You can modify the rules for a security group at any time. तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप सिक्योरिटी ग्रुप को कभी भी जब भी आप ऐड करेंगे, तो बाद में अगर आपको उसको मॉडिफाई करना है, कुछ रूल्स ऐड करने हैं, कुछ रूल्स रिमूव करने हैं, ब्लॉक करने हैं, तो दोस्तों वो आप सब मॉडिफिकेशन आप सिक्योरिटी ग्रुप में कभी भी कर सकते हैं। Security group are available on subnet level on security group are available on subnet level. One security group can apply on multiple instances. दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये सबनेट लेवल पे काम करता है, और मल्टीपल इंस्टेंसेस को हम सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट? वी कैन क्रिएट मैक्सिमम 5 सिक्योरिटी ग्रुप पर इंस्टेंसेस। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एडब्ल्यूएस का ये यहाँ पे लिमिटेशन है, हम 5 सिक्योरिटी ग्रुप मैक्सिमम क्रिएट कर सकते हैं एक इंस्टेंस के लिए, राइट? इन सिक्योरिटी ग्रुप वी कैन कॉन्फ़िगर ओनली अलाउ रूल, वी कांट कॉन्फ़िगर डिनाई रूल। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए लिहाज से, या फिर इंटरव्यू में भी आपको पूछा जा सकता है कि सिक्योरिटी ग्रुप में कितने रूल्स अलाउ होते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करेंगे, मान लीजिए 80 पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, तो हम 80 पोर्ट को अलाउ करेंगे, राइट? लेकिन 80 पोर्ट को डिनाई करने का रूल आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, क्योंकि डिनाई का रूल आपको सिक्योरिटी ग्रुप में नहीं मिलेगा, राइट? आपको डिनाई का रूल और अलाउ का रूल, दोनों का रूल आपको एनएसएल में मिल जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप में एडब्ल्यूएस ये डिनाई का रूल अलाउ नहीं करता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर 80 पोर्ट डिनाई आपने अलाउ नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिनाई ही होता है। उसके लिए आपको अलग से डिनाई रूल कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती है एडब्ल्यूएस में। दैट्स व्हाई एडब्ल्यूएस में सिक्योरिटी ग्रुप में आपको सिर्फ़ अलाउ रूल मिलता है, डिनाई रूल कॉन्फ़िगर करने के लिए नहीं मिलता। तो दोस्तों, सिक्योरिटी ग्रुप इज़ अ स्टेटफुल, या तो सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो स्टेटफुल होता है। मान लीजिए कि आप 80 पोर्ट को अलाउ करना चाहते हैं, आपने सिक्योरिटी ग्रुप में जाके इनबाउंड ट्रैफिक में 80 पोर्ट अलाउ कर दिया। तो स्टेटफुल का मतलब यही होता है कि अगर आपने इनबाउंड में 80 पोर्ट अलाउ कर दिया, तो आउटबाउंड में भी आपका 80 पोर्ट ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड स्टेटफुल, राइट? तो ये होता है सिक्योरिटी ग्रुप में स्टेटफुल, राइट? तो आई होप सिक्योरिटी ग्रुप आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एनएसएल के बारे में, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अ नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज़ एन ऑप्शनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी for your VPC that acts as a firewall for controlling traffic in and out of one or more subnets. So in network access control also work as a firewall, similarly security group, but जो difference है दोनों के बीच में, वो ये है कि नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ये पूरे वीपीसी पे अप्लाई होता है। पूरे वीपीसी को एक ऑप्शनल लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसको हम इन एंड आउटबाउंड रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अ तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे, तो ये आउटर साइड में वीपीसी आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरा वीपीसी बना हुआ है। ये वाला जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वीपीसी मेरा बना हुआ है। तो वीपीसी के अंदर ये रीजन है, और रीजन में मेरा वीपीसी के अंदर और रीजन के अंदर मेरा एनएसएल लगा हुआ है। मैंने यहाँ पे एनएसएल लगा हुआ है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए रूल बने हुए हैं, एसएसएच अलाउ किया है ट्रैफिक, और ये ऑल ट्रैफिक बाकी जो है वो डिनाई किया हुआ है। तो सिर्फ यहाँ पे एसएसएच अलाउ किया मैंने। सिमिलरली आउटबाउंड का रूल आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो आउटबाउंड में आप दिखाई दे रहा है, वो है डिनाई का रूल है ऑल ट्रैफिक के लिए। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, राइट? तो यही है एनएसएल का काम। हम एक्स्ट्रा लेवल सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं अपने पूरे वीपीसी लेवल पे। वीपीसी में हमारा जो पूरा सबनेट है, जो मेन सबनेट है हमारा, उसके ऊपर हम वीपीसी का सॉरी एनएसएल का सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो एनएसएल apply on the entire VPC of AWS. By default, NSL created for all instances और VPC। तो उसका मतलब यही है कि हम जितने भी VPC के अंदर हमारे इंस्टेंसेस होंगे, सबनेट होंगे, वो चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, हम सब पे अपना एनएसएल का सिक्योरिटी लगा सकते हैं।
इन NSL वी कैन कॉन्फ़िगर बोथ अलाउ एंड डिनाई रूल। जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था दोस्तों, जैसे कि सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ हमें अलाउ रूल मिलता है और यहाँ पे NSL में हमें दोनों रूल हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अलाउ और डिनाई। हम स्पेसिफिक पोर्ट को अलाउ कर सकते हैं, स्पेसिफिक पोर्ट के लिए डिनाई का रूल भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला। Right? If you not associated subnet with NSL in it will automatically associate with default NSL. जैसे सिक्योरिटी ग्रुप में भी ये होता है, अगर आप किसी इंस्टेंस के साथ एसोसिएट नहीं करते सिक्योरिटी ग्रुप को, या फिर यहाँ पे NSL को अगर आप किसी एसोसिएट नहीं करते हैं किसी सबनेट के साथ, तो वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट NSL होता है AWS में, उसके साथ वो एसोसिएट हो जाता है। डिफ़ॉल्ट NSL अलाउड ऑल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट। सो ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप अपने ऑफिस का मशीन सर्वर के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अगर आप डिफ़ॉल्ट VPC यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए जानना है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट VPC में बाय डिफ़ॉल्ट ऑल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउड होता है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप डिफ़ॉल्ट VPC के साथ काम कर रहे हैं तो। तो जान ले आपको कस्टम VPC क्रिएट करना, कस्टम NSL क्रिएट करना है, सॉरी। और NSL के अंदर आपको जो आपके ज़रूरी पोर्ट है आपके मशीन, आपके सर्वर के लिए, डेटाबेस के लिए, एप्लीकेशन के लिए, बस उतने ही सर्विस और पोर्ट ओपन करें और बाकी का जो ट्रैफिक है आपको ब्लॉक करना होगा, राइट? तो डिफ़ॉल्ट VPC के साथ अगर आप काम करेंगे तो बस उतना थोड़ा-सा याद रखिए। Custom NACL not allowed any inbound and outbound traffic. We can allow block as per the requirement, जैसे कि हमने डिस्कस किया। You can attach multiple subnet with NSL, but only one subnet associate at one time with with NSL. तो हम मल्टीपल सबनेट NSL के साथ अटैच कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि दोस्तों मेरा ये सबनेट है 1.0, सिमिलरली मैं 2.0, 3.0, 4.0 इस तरह के मल्टीपल सबनेट मैं NSL के साथ अटैच कर सकता हूँ एट ए टाइम, राइट? लेकिन मैं 1.0 का ही सबनेट मल्टीपल टाइम में अटैच नहीं कर सकता, यही मतलब है इसका। NSL rules can be configured in numbers form, and lowest NSL number have highest priority. तो NSL के रूल जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसको नंबर्स के फॉर्म में हमें उसको एक नंबर एलोकेट करना होता है, नंबर्स के फॉर्म में उसको हम रूल दे देंगे। मान लीजिए मुझे 2 रूल यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने हैं, तो मैं रूल नंबर 1 को मैं नंबर दूँगा 100, जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं 100 नंबर दूँगा, 100 नंबर के बाद मैं दूँगा 200, 300, 400 सिमिलर वे। तो 100 नंबर जो होगा वो मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा वो NACL के अंदर। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी होने की वजह से मेरा 100 नंबर का जो रूल है वो पहले रीड किया जाएगा NACL में, और उसको प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद 200 को मिलेगी, 300 को मिलेगी, इस तरह से। तो हम ये 100 और 200 नंबर्स क्यों देते हैं और इसके बीच में नंबर क्यों छोड़ देते हैं, इसका एक फ्यूचर पर्पस है। अगर 100 के बाद सिमिलर अगर आपको कोई रोल उस रूल से रिलेटेड अगर फ्यूचर में ऐड करना है, तो आप 101, 102, 103, 101, 102, 103, 104 इस तरह से बाद में फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो रूल वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसका यही पर्पस है। NSL इज़ स्टेटलेस, जैसे कि ये सिक्योरिटी ग्रुप में हमने देखा वो स्टेटफुल होता है, तो ये स्टेटलेस होता है। तो स्टेटलेस में अगर आप इनबाउंड में 80 पोर्ट को अलाउ करते हैं, तो आपको मैनुअली आउटबाउंड में 80 पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बिकॉज़ ऑफ NSL इज़ अ स्टेटलेस। और NSL में मैक्सिमम 32,766 रूल वी कैन कॉन्फ़िगर, राइट? एक NSL के अंदर हम 32,766 रूल हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन है AWS में NSL के लिए, राइट? तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं VPC एंडपॉइंट के बारे में। VPC एंडपॉइंट इज़ अ नेटवर्किंग कंपोनेंट, इट्स enable you to privately connect your instances to supported AWS services। इसका मतलब ये है दोस्तों कि VPC एंडपॉइंट हमें AWS प्रोवाइड करता है। आपको अगर कोई पब्लिक आईपी यूज़ नहीं करना है, NAT गेटवे यूज़ नहीं करना है, और कोई भी पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं करना है, और फिर भी आपको AWS के सर्विसेज को यूज़ करना है, तो उस केस में VPC आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, राइट? तो VPC एंड पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं। VPC एंड पॉइंट एक
नेटवर्किंग का कंपोनेंट है एडब्ल्यूएस में, जिसको इस्तेमाल करके आप प्राइवेटली कनेक्ट हो सकते हैं एडब्ल्यूएस के सर्विसेज के साथ और वो उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको किसी पब्लिक आईपी की ज़रूरत नहीं होगी, किसी एडब्ल्यूएस की नेट गेटवे की ज़रूरत नहीं होगी। वीपीएन कनेक्शन होता है, एडब्ल्यूएस डायरेक्ट कनेक्शन सर्विस होता है एडब्ल्यूएस में, तो उसका भी आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप वीपीसी एंड पॉइंट यूज़ करते हैं। व्हाई बी व्हाई रिक्वायर्ड वीपीसी एंड पॉइंट, वो क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि कभी-कभी दोस्तों क्या होता है, मेरा जैसे कि मान लीजिए मेरा प्राइवेट सबनेट में मेरा डेटाबेस सर्वर है, कुछ सिक्योर्ड एप्लीकेशन सर्वर है, जिसको जनरली इंटरनेट पे जाता नहीं है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि हमें कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स अपडेट करने होते हैं, कुछ पैचेस अपडेट करने होते हैं, तो उस केस में वो उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना रिक्वायर्ड होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे प्राइवेट सर्वर को इंटरनेट पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हमें वीपीसी एंड पॉइंट की ज़रूरत होती है या फिर नेट गेटवे की ज़रूरत होती है। तो नेट गेटवे और वीपीसी एंड पॉइंट का अगर हम कंपेयर करेंगे तो नेट गेटवे इज़ कॉस्टलियर देन एंड पॉइंट वीपीसी एंड पॉइंट। तो वीपीसी एंड पॉइंट और नेट गेटवे में और एक बात है कि नेट गेटवे जो होता है वो उसको एडब्ल्यूएस चार्ज करता है और इसके अलावा नेट गेटवे में आपको चार्जेस लगते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए, आपको डाउनलोड के लिए भी चार्जेस लगते हैं और अपलोड के लिए भी नेट गेटवे में चार्जेस लगते हैं। और वीपीसी एंड पॉइंट जो होता है वो फ्री होता है एडब्ल्यूएस अकाउंट में, एडब्ल्यूएस में, और यस उसमें डाउनलोडिंग या डेटा ट्रांसफ़र के चार्जेस लगते हैं वीपीसी एंड पॉइंट में, लेकिन वो काफ़ी नॉमिनल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नेट गेटवे। तो ये एक अच्छा ऑप्शंस है अगर हम वीपीसी एंड पॉइंट यूज़ करेंगे, हमारे सर्वर्स जो कॉन्फिडेंशियल सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, उसको अगर इंटरनेट पे जाना है कुछ समय के लिए, अपडेटिंग के लिए, कुछ सिक्योरिटी पैचेस अपडेट करने हैं, तो उस केस में हम वीपीसी एंड पॉइंट यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नेट गेटवे की जगह, राइट? तो वीपीएन एंड पॉइंट if free and have a nominal charges for data transfer, with a NAT gateway is chargeable, and also charge for data transfer is more costly than VPS endpoint, जो हमने अभी डिस्कस किया। In AWS there is a two types of VPC endpoints। तो VPC endpoint में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरफेस endpoint एंड दूसरा होता है गेटवे endpoints। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में आप, अंडर गेटवे, तो दोस्तों जो गेटवे एंड पॉइंट होता है उसके अंदर अभी तक एडब्ल्यूएस ने S3 DynamoDB इस तरह की सर्विसेज को अवेलेबल किया है कस्टमर के लिए। और जो इंटरफेस एंड पॉइंट है उसके अंदर काफ़ी सारे सर्विसेज एडब्ल्यूएस ने अभी हमें प्रोवाइड किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आरडीएस, एपीआई गेटवे, ऑटो स्केलिंग, क्लाउड ट्रेल, एंड इसके अलावा बहुत सारे सर्विसेज है, आप डॉक्यूमेंट्स में जाके देख सकते हैं। ये सारी सर्विसेज अभी इंटरफेस एंड पॉइंट्स के अंदर हमें मिलती है। तो दोस्तों आई होप वीपीसी एंड पॉइंट आप समझ चुके होंगे, और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमारा लास्ट पॉइंट बचा है इलास्टिक आईपी एड्रेस, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इलास्टिक आईपी एड्रेस इज अ रिजर्व्ड पब्लिक आईपी एड्रेस दैट यू कैन असाइन टू एनी इंस्टेंसेस इन पर्टिकुलर रीजन अंटिल यू चूज टू रिलीज इट। तो इलास्टिक आईपी क्या होता है? इलास्टिक आईपी एक पब्लिक आईपी एड्रेस ही होता है, सिमिलर वे जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस हमें मिलता है जब हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं पब्लिक सबनेट में, तो उसको हमें जब पब्लिक आईपी मिलता है तो वो और ये इलास्टिक आईपी सिमिलर होता है, लेकिन मेजर डिफरेंस उन दोनों में ये होता है कि इलास्टिक आईपी हमें डेडिकेटेड प्रोवाइड किया जाता है एडब्ल्यूएस अकाउंट में, राइट? और जो पब्लिक आईपी होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। जब हम इंस्टेंस को, हमारी मशीन को रिबूट करते हैं और रिस्टार्ट कर लेते हैं, स्टॉप करके फिर से चालू करते हैं, तो उस केस में जो पब्लिक आईपी होता है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, लेकिन इलास्टिक आईपी हमें डेडिकेटेडली एलोकेट किया जाता है एडब्ल्यूएस में, एडब्ल्यूएस की तरफ से। तो उसके लिए वो हमें कांस्टेंट मिलता है, वो चेंज नहीं होता है, राइट? सो इलास्टिक आईपी की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जनरली जैसे कि हमने डिस्कस किया, एडब्ल्यूएस ने ये जब जब हम इंस्टांस स्टॉप करके चालू करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, तो उस केस में हमारा पब्लिक आईपी जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन को हल करने के लिए एडब्ल्यूएस ने हमें इलास्टिक आईपी का सॉल्यूशन दिया है। तो इसके लिए हमें इलास्टिक आईपी की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए, सो दोस्तों currently elastic IP not supporting addresses of IPv6।
सो इसका मतलब ये है कि IPv6 अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में आपको इलास्टिक आईपी सपोर्ट नहीं करेगा। To use an elastic IP address, you first allocate one to your account and then associate it with your instance or network interface. तो अगर आपको इलास्टिक आईपी यूज़ करना है तो पहले आपको AWS अकाउंट में उसको आपको एसोसिएट करना पड़ेगा, उसको आपको एलोकेट करना पड़ेगा और आपके AWS अकाउंट के साथ वो अटैच होता है, राइट? आपको उसको AWS अकाउंट में जाके वहाँ पे आपको इलास्टिक आईपी का ऑप्शंस मिलेगा। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे दोस्तों, चिंता मत करिए इसके बारे में। और उसके बाद एक बार आपने इलास्टिक आईपी आपके अकाउंट के साथ एसोसिएट एलोकेट कर लिया, उसके बाद आपको एसोसिएट करना है। आपको जिस भी इंस्टेंसेस के लिए उसको यूज़ करना है, उस इंस्टेंसेस के लिए उसको एसोसिएट करना है या फिर नेटवर्क इंटरफेस में भी आप उसको एसोसिएट करा सकते हैं। तो जब भी मान लीजिए कोई मेरा वेबसाइट है, कोई मेरा वेब सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, तो उसको मुझे पब्लिक आईपी असाइन करना है, कांस्टेंट पब्लिक आईपी। तो उस केस में मैं इलास्टिक आईपी मेरे एडब्ल्यूएस अकाउंट में जाके उसको एलोकेट करूँगा और उसके बाद मैं अपने जो भी मेरा वेब सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, उसके साथ मैं उसको एसोसिएट करूँगा, राइट? तो ये प्रोसेस है दोस्तों। दोस्तों डिस्क ये दूसरा ये ऑप्शन देख लेते हैं। A disassociated elastic IP address remains allocated to your account until you explicitly a disassociated ex a disassociated elastic IP address remain allocated to your account until you explicitly release it। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपने इलास्टिक आईपी डिसएसोसिएट कर दिया, आपने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया, फिर भी वो आपके एडब्ल्यूएस अकाउंट के साथ जुड़ा रहेगा, एलोकेटेड रहेगा क्योंकि वो अकाउंट पे एलोकेटेड होता है, राइट? तो जब भी आप मशीन के साथ अगर उसको डिलीट करते हैं, उसको डिसअटैच कर देते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि वो आपके ये अकाउंट के साथ बना रहेगा, तो उसके लिए आपको उसको रिलीज़ करना पड़ेगा मैन्युअली। तो जब तक रिलीज़ नहीं करते, उसके चार्जेज़ जो है इलास्टिक आईपी के वो आपके अकाउंट में लगते रहेंगे। ये बात आपको थोड़ी-सी याद रखनी है दोस्तों। और इलास्टिक आईपी एड्रेस इज फॉर यूज इन अ स्पेसिफिक रीजन। तो ये रीजन स्पेसिफिक होता है इलास्टिक आईपी एड्रेस। रीजन में आप अलग-अलग रीजन में इलास्टिक आईपी यूज कर सकते हैं। By default, all AWS accounts are limited to 5 elastic IP address per region because public IPv4 internet addresses are uh, share public resources. By default, all AWS accounts are limited to 5 elastic IP address per region। So दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 इलास्टिक आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं पर रीजन। मतलब एक रीजन के अंदर 5 पब्लिक आईपी एक 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 5 पब्लिक आईपी आप यूज़ कर सकते हैं एडब्ल्यूएस अकाउंट के अंदर। ये लिमिटेशन है पर रीजन के लिए। एडब्ल्यूएस अकाउंट में बाय डिफ़ॉल्ट आप 5 आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो दोस्तों नीचे अगर देखेंगे तो मैंने ये थोड़ा-सा प्रोसेस दिया है कि हमें अगर इलास्टिक आईपी बाय करना है, उसको इस्तेमाल करना है तो क्या प्रोसेस है? और अगर हमें उसका इस्तेमाल बंद करना है, नहीं करना है, स्टॉप करना है तो उसके बाद हमें क्या प्रोसेस है? तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपको कंसोल से उसको बाय करना होता है, उसके बाद अपने अकाउंट के साथ उसको अटैच करना है या फिर इंस्टेंस के साथ उसको अटैच करना है। रिलीज़ का प्रोसेस भी सेम है, आपको डिसअटैच करना है कंसोल पे जाके। तो ये हम प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म करके देखेंगे दोस्तों, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हमने वीपीसी कंपोनेंट के बारे में जाना। इस वीडियो में हमने वर्चुअल प्राइवेट गेटवे यानी कि वीपीजी, उसके बाद पीयरिंग कनेक्शन, सिक्योरिटी ग्रुप, एनएससीएल, वीपीसी का एंड पॉइंट्स एंड इलास्टिक आईपी एड्रेस के बारे में जाना। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीपीसी के जो कंपोनेंट्स है उसको डिटेल में आइडिया आई होगी, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके बारे में वीपीसी कंपोनेंट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें और ज़्यादा जानकारी ले लें। एडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ें ताकि आपको वीपीसी पूरा बाय हार्ट हो जाए। और आने वाले वीडियो में हम वीपीसी की लैब करेंगे। वीपीसी की लैब जब हम करेंगे तो मुझे पूरी गारंटी है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे और आप वीपीसी बिना किसी डर के परफ़ॉर्म कर सकते हैं। वीपीसी का कोई भी लैब आप किसी की मदद लिए बगैर कर सकते हैं आसानी के साथ, राइट?
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि मैंने कहा कि हम वीपीसी की प्रैक्टिकल लैब परफॉर्म करेंगे और डिटेल में जानेंगे वीपीसी के लैब को और उसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप वीपीसी की कोई भी लैब आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? दोस्तों मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन धन्यवाद, थैंक यू।